क्या अमेरिका भारत के साथ खड़े होने का जो इशारा करता है या साथ में खड़ा है, दरअसल भारत को उकसाने की कोशिश है? ये भारत को चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, या जैसे अनिल त्रिगुणायत जी कह रहे हैं कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन सबसे बड़ी चुनौती है, इसे समझते हुए हमें अपनी रणनीति बनानी है आगे की? देखिए, चीन पे तो कभी विश्वास किया नहीं जा सकता। आप चाहे वो रशिया बीच में आ जाए, चाहे कोई आ जाए, चीन एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कोई भी ना विश्वास कर सकता है किसी बात को लेके, ना भरोसा कर सकता है। ना चीन किसी देश को कहेगा कि मैं तुझे बचाने आ रहा हूं, उसे बचाने भी आएगा, जैसे वो पाकिस्तान का बेवकूफ़ बनाता है या बर्मा का बनाता है। ये चीज़ कुछ नहीं होगी। और हमको अपने बॉर्डर के ऊपर अमेरिका को इस समय लाना और ये एक्सरसाइज करना, मैं समझता हूं ये उसी तरीके का प्रोवोकेशन करने की अमेरिका कोशिश करवा रहा है जो उसने ताइवान के अंदर। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपनी वो नैन्सी को बेच के की थी कि स्थिति ठीक ठाक थी, आपने उसको बेच के वो करवा दिया जी। भारत में जो भारत की लीडरशिप है और जो भारत के इस समय डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मेरा ये मानना है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं इस मामले के अंदर, और वो भारत को कहीं पे भी इसके अंदर बीच में नहीं पिसना देंगे। अरे भाई, अमेरिका को अगर भारत की मदद करनी होगी, अगर चीन से लड़ाई होती है तो अमेरिका अपने को बचाने को करेगा, भारत की मदद अपने पिटने बचाने को करेगा, कोई एहसान नहीं कर देगा भारत के ऊपर। और अमेरिका का जो इतिहास है भारत को लेकर के, 71 में इन्होंने 70 में 7th फ्लीट भेजा था हमारे खिलाफ। पाकिस्तान को इन्होंने हमेशा, देखिए 65 में कौन से थे वो सैबर जेट, किसके थे वो पैटर्न टैंक किसके थे? वो हमेशा हमारे खिलाफ अमेरिका ने आर्म किया है। आज हमको जो दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं और कुछ नहीं हूं, अपने सिर्फ आर्म्स बेचना चाहता है हिंदुस्तान को भी अपनी इकोनॉमी को फ्लरिश कराने के लिए और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। लेकिन आप अहम बात कह रहे हैं कि भारत में सरकार, भारत का प्रशासन, भारत का जो सिस्टम है वो ये समझता है कि दरअसल हमें अगर हथियार चाहिए तो हम हथियार लेंगे, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और हमें इस्तेमाल नहीं होना है। हमें इंडिया फर्स्ट की जो रणनीति है उस पर आगे बढ़ना है और उस पर आगे बढ़ भी रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसे हैं चीनी फाइटर जेट। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा आरोप लगाया है। 2 चीनी फाइटर जेट ने मीडियन लाइन क्रॉस की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार फिर ताइवान की सीमा में चीनी फाइटर जेट्स घुसे हैं। समय समय पर चीनी फाइटर जेट्स इसी तरह से ताइवान की सीमा का उल्लंघन करते हैं। 2 चीनी फाइटर जेट्स ने मीडियन लाइन क्रॉस की है, ऐसा ताइवान ने कहा है। ताइवान के आसपास चीन के 4 एयरक्राफ्ट और 5 शिप इस वक्त मौजूद हैं, ये बताया गया है ताइवान की तरफ से। उन्होंने बताया कि कैसे चीन के 4 एयरक्राफ्ट और 5 शिप ताइवान के आसपास मौजूद हैं। लेकिन हम जब हथियारों की होड़ की बात कर रहे हैं, दुनिया में हथियारों के सौदागर कौन कौन से देश हैं, देखिए वो आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर है, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन। और इन देशों का कितना जो प्रतिशत है वो दुनिया में हिस्सेदारी है, जो न्यूक्लियर जो हथियार वो मुहैया कराते हैं उसको लेकर, तो 37% तक जो हथियार हैं वो मुहैया कराए जाते हैं अमेरिका द्वारा, 20% रूस द्वारा, फ्रांस 8.3%, जर्मनी 5.5% और चीन 5.2%। ये हिस्सेदारी है दुनिया में हथियार सप्लाई कराने की। खरीदार कौन है? अमेरिका हथियार मुहैया कराता है तो खरीदते कौन कौन से देश हैं? तो देखिए, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमारात यानी UAE, एस्टोनिया और इंडोनेशिया, ये सबसे बड़े खरीदार हैं हथियारों के। कौन कौन से देश ने क्या क्या खरीदा और क्या क्या डील हुई है, कितने की ये डील हुई है, ये वो भी आपको बताते हैं। जर्मनी ने 35 F-35 लड़ाकू विमान खरीदे हैं और ये डील $8.4 बिलियन में है। सऊदी अरब ने 300 पेट्रियट मिसाइल खरीदी हैं 3.1 बिलियन डॉलर में। इसी से अंदाजा होता है कि दुनिया में कितनी बड़ी संख्या में हथियारों की सप्लाई की जा रही है और ये कितना बड़ा बाजार है। जापान ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीदी है $293 मिलियन में, और जापान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने का ऐलान किया है चीन के साथ जो तनाव है उसको देखते हुए। सिंगापुर ने लेजर गाइडेड बम $630 मिलियन में खरीदे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 80 AGM-158B स्टैंड ऑफ वेपन
$0.24 बिलियन में, और एस्टोनिया ने 6M142 हिमास रॉकेट सिस्टम खरीदा है $0.50 बिलियन में। दक्षिण कोरिया ने MH-60R हेलीकॉप्टर खरीदे $130 मिलियन में। इतनी बड़ी तादाद में और इस तरह से हथियारों को सप्लाई किया जाता है। अस्थाना जी, ये जो हथियारों का बाजार है, इसे ख़ास तौर पर ये हमेशा से रहा है, अमेरिका सबसे बड़ा दुनिया में सप्लायर है हथियारों का, लेकिन जो तनाव हम देख रहे हैं इस वक्त दुनिया में, उसमें ये बाजार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग देश, जो छोटे छोटे देश हैं खास तौर पे, वो अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में तो सिर्फ फ़ायदा है अमेरिका का ही नहीं, रूस का भी, उन तमाम देशों का जो मैन्युफैक्चर करते हैं और जो सप्लाई करते हैं हथियार। देखिए, डिफेंस इक्विपमेंट की जो डिफेंस इक्विपमेंट को बेचते हैं, उसमें ये सबसे बड़ी मार्केट है आज की डेट में। अमेरिका का अगर आप देखें, जो इकोनॉमिक जो वो सुपर पावर बना, वो सिर्फ साबुन तेल बेच के नहीं बना, बल्कि बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े हवाई जहाज, टैंक बेच कर ही बना है। और इसीलिए ये एक ना सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है एक लड़ाई का सामान वाली बात है, इसको एक तरीके से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी माना जाएगा। और इस इंडस्ट्री में खरीदार भी हैं। खरीदार क्यों हैं? इसलिए क्योंकि पूरे विश्व में अगर आप देखें, अभी कोल्ड वॉर पहले 1.0 हुआ करती थी, अब चीन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर 2.0 हो गई है। जब महाशक्तियां आपस में शक्ति प्रदर्शन करती हैं, तो जो छोटे देश हैं उनकी भी सुरक्षा खतरे में आ जाती है, और जब सुरक्षा खतरे में आती है तो जाहिर है कि सब अपना अपना जो डायरेक्ट वेपन सिस्टम है और अपनी सुरक्षा है उसको बढ़ाना चाहेगा। यानी दुनिया में जो अभी भरोसा नहीं करते दूसरों के ऊपर। यानी अभी जो दुनिया में हालात बदले हैं, त्रिगुणायत जी, दुनिया में हालात बदले हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर वर्ल्ड ऑर्डर फिर से रीअलाइन हो रहा है, यानी अलग समीकरण बदल रहे हैं, नए समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में ये हथियारों की होड़ हम और बढ़ते हुए देखेंगे, और इन तमाम देशों को जो हथियार सप्लाई करते हैं, इन्हें और फायदा होगा। जो सप्लाई करते हैं उनके लिए तो ये बिजनेस है, और अगर वॉर या कॉन्फ्लिक्ट या फ्रिक्शन नहीं होगा तो उनकी बिजनेस मंदी पड़ जाएगी। तो ये तो आप सोच लें, हमेशा ये तो उनके इंटरेस्ट में है कि हर जगह कुछ ना कुछ टेंशन चलता रहे। यूक्रेन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, ताइवान के बारे में भी हम जानते हैं, दूसरे मुल्कों के किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, जिसके चलते बाकी देश ये चलते रहे। अभी आप देखें, यूरोपियन सारे कंट्रीज ने, चाहे उनकी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो गई है इस वॉर के चलते, लेकिन सब ने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर अमेरिकन कंपनीज के ऊपर रखे हैं। तो अमेरिका तो इवेंचुअल बेनिफिशियरी है इस वॉर में, जो रशिया यूक्रेन वॉर है। तो दोनों तरह से उनको फ़ायदा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन दुनिया के लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब वेपन सिस्टम ऑटोनॉमस और हाईटेक वेपन बनते जा रहे हैं। दुनिया के लिए, जाहिर सी बात है, दुनिया के लिए खतरा बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ हथियार ही नहीं खरीद रहे हैं। जब आप हथियार खरीदते हैं, आप ट्रेड डील्स करते हैं उसके साथ साथ, यानी आपका व्यापार भी बढ़ता है, आपकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती जाती है, तो इन देशों को फायदा होता है अगर इस तरह का जो तनाव बना रहता है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।